हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे भाई? कौन सा टॉपिक चल रहा था? अच्छा अच्छा, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय संविधान में वो सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है और कई साल पढ़ने के बाद विद्यार्थियों का ये क्लियर होता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी आज की क्लास से तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। भले ही आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, देश में कोई सी भी परीक्षा, चाहे आप आईएएस दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, राजस्थान का आरएएस दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, ये इस टॉपिक में से जो सवाल उठता है वो पेपर कठिन जब सेट होता है तो उस समय उठता है। ठीक है, तो मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व एक टकराव हुआ है 1950 से लेकर 1980 के बीच में। न्यायपालिका बनाम संसद के बीच का टकराव, मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व के बीच का टकराव, तो वो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको भाई आज पूरी एक क्लास इसको समझने पे जाएगी। मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। हाँ जी, मूल अधिकार भी आपने पूरे पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व भी आपने पूरे पढ़ लिए। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन प्रदान करता है? सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों का अंतिम संरक्षक या सर्वोच्च संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जो नागरिकों को ये गारंटी प्रदान करता है, चाहे भारत के नागरिक हों या कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ही दिए गए हैं, जो लोगों को ये गारंटी प्रदान करता है कि हम आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो मूल अधिकारों का अंतिम अभिरक्षक या सर्वोच्च अभिरक्षक या सर्वोच्च संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वहीं आप ये पढ़े हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को कानून बनाकर लागू करने का कार्य कौन करती है? संसद। संसद करती है या राज्यों के विधानमंडल करते हैं? नीति निर्देशक तत्वों को कानून बनाकर लागू करने का कार्य करती है संसद। क्यों करती है? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करे। तो संसद क्या चाहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर कानून बनाए जाएं और लागू किए जाएं। क्यों? क्योंकि जिससे कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, लोक कल्याणकारी कानूनों का निर्माण हो जाए। तो नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कौन खड़ी है? संसद। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके पीछे कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अब अगर ऐसी स्थिति आए कि संसद नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर कानूनों का निर्माण करे और वो अगर कुछ लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, खासकर ये जो विवाद हुआ है ना, अनुच्छेद, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का, इस विवाद की शुरुआत या इस विवाद का मूल जो थीम थी वो संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में था? जब संपत्ति का मूल अधिकार कौन से में था? अनुच्छेद 31 में था और 19(1)(f) के अंतर्गत संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता के रूप में भी था। आप मूल अधिकारों में पढ़े हैं, अनुच्छेद 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान था? पहले कितनी का था? पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जब संपत्ति का मूल अधिकार का निरसन किया गया, निरसन का मतलब है मूल अधिकारों की लिस्ट से उसको हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया और 19(1)(f) में जो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता थी उसको भी हटा दिया। पहले संपत्ति अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार था और 19(1)(f) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता के रूप में भी था। तो 44वें संशोधन के द्वारा ये दोनों हटा दिए गए। लेकिन 44वां संशोधन कब हुआ है? 1978 में हुआ है। कब हुआ था भाई? 1978, 44वां संशोधन, उसके द्वारा ये दोनों हटा दिए गए थे। लेकिन जब तक ये था, 44वां संशोधन से पहले तो मूल अधिकार है ना, जब तक ये था तब तक इसके बीच में
और नीति निदेशक तत्वों का एक अनुच्छेद है 39B और 39C। इनकी टकराहट रही है, या नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों की टकराहट रही है। ये समाजवादी नीतियों को लागू करने वाले अनुच्छेद हैं। आपको नीति निदेशक तत्व पढ़ाया गया है। ये टॉपिक समझ में उसी विद्यार्थी के आएगा जिसने मूल अधिकारों को डेप्थ में पढ़ा है और नीति निदेशक तत्वों को भी डेप्थ में पढ़ा है। जब तक इन दोनों टॉपिक्स को डेप्थ में नहीं पढ़ा जाएगा, ये आज की मेरी क्लास कतई समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 39B और 39C में दिए गए नीति निदेशक तत्वों को पढ़े हुए हैं, तो बताइए 39B में क्या है? देश के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा, या इस प्रकार उनका नियंत्रण किया जाएगा कि सार्वजनिक हित अधिकतम हो। ठीक है, 39C में क्या है? देश के भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है ना 39B और 39C, ये समाजवादी नेचर के हैं। कैसे हैं? समाजवादी। समाजवादी उनको बोलते हैं जो पूरे देश की जनता का या पूरे समाज का फायदा करने वाले कानून जो होते हैं वो समाजवादी नेचर के, समाजवादी प्रकृति के होते हैं। तो मुद्दा ये है कि संसद जब नीति निदेशक तत्वों को कानून बनाकर लागू करे और उससे कुछ लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तब ऐसी स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी रहेंगे या नीति निदेशक तत्व प्रभावी रहेंगे, मतलब दोनों में से वरीयता किसको दी जाए, ये एक डिबेट का विषय रहा है। मूल अधिकारों के पीछे खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट, जो ये गारंटी प्रदान करता है कि हम मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। नीति निदेशक तत्वों के पीछे खड़ी हो गई संसद, जो ये चाहती है कि हम नीति निदेशक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाकर लागू करेंगे, जिससे कि देश में लोक कल्याणकारी कानून बने और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और राजनीतिक स्थायित्व की बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो इसके संबंध में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं। समय समय पर संसद ने संविधान संशोधन करके अपने कानूनों का निर्माण किया है। उसका एक लंबा सीक्वेंस है जिसको मैं अभी यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करूँगा और आप उसको समझोगे। आज तो मुझे पूरा यहाँ बोर्ड पे ही समझाने में लगेगा, कल मैं फिर इनका नोट्स बनवा के आपको लिखवा दूंगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है आप वो देखिए। आप सबसे पहले चंपाकम दोराईराजन, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद आया। मद्रास राज्यवाद, और ये कब आया भाई? 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी माने जाएंगे, ज़्यादा वरीयता धारण करेंगे। नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों के सहायक हैं, उनके पूरक हैं और उनके एक भाग के रूप में पढ़े जाएंगे। तो मतलब वरीयता किसको दी? मूल अधिकारों को। तो चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्यवाद में क्या निर्णय आया? मूल अधिकार प्रभावी। अगर नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार टकराते हैं तो किसको प्रभावी माना? मूल अधिकार प्रभावी होंगे। नीति निदेशक जो तत्व हैं वो मूल अधिकारों के क्या होंगे? सहायक। मूल अधिकारों के क्या होंगे? पूरक। और मूल अधिकारों के क्या होंगे? एक भाग। तो मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व में अगर टकराहट होती है तो चंपाकम दोराईजन वाद में न्यायालय ने किसको वरीयता दी है? समझ गए? एक सवाल और बनेगा, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के मध्य की टकराहट से संबंधित पहला जो वाद आया है ये चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्यवाद आया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व के मध्य की टकराहट में या उसकी बहस में सबसे पहला वाद कौन सा था? चंपाकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्यवाद। इसको आप एक नोट्स के रूप में एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, यह पहला वाद था। यह इस बहस का, कौन सी बहस का? मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व का
नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी बोल दूंगा मैं, इंग्लिश में इनको डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत शॉर्ट में। और मूल अधिकारों को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एफआर, फंडामेंटल राइट्स। तो एफआर वर्सेज डीपीएसपी की जो बहस शुरू हुई है कि कौन ज़्यादा प्रभावी है, कौन ज़्यादा वरीयता धारण करता है, तो इससे संबंधित पहला वाद कौन सा है? चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसको ऊंचा बता दिया? मूल अधिकार को। क्लियर भाई? ठीक है। चंपाकम दोराइजन वाद में जो कि मूल अधिकार को ज़्यादा वरीयता बता दी गई है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट अपनी फ्रंट फुट पर आ गया है, उसने अपना डिसीजन दे दिया कि मूल अधिकार फर्स्ट। क्यों? मूल अधिकार के पीछे कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट। तो इस वाद के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने पहला संविधान संशोधन किया। संसद ने पहला संविधान संशोधन कब किया है? पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किया 1951 में। संविधान संशोधन कौन करता है भाई? संसद करती है। संविधान संशोधन करके संसद कानूनों का निर्माण करती है और न्यायालय किसी वाद में निर्णय देता है। तो संसद ने पहला संविधान संशोधन 1951 किया और उसमें संसद ने क्या कहा? उसमें संसद ने ये कहा कि राज्य मतलब संविधान में संशोधन करके, राज्य संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में कटौती या मूल अधिकारों में हनन या परिवर्तन कर सकता है। और संसद ने इस पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 31 क्या था भाई? संपत्ति अर्जन करने का मूल अधिकार था। उसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए, 31A और 31B। अब ये 31B क्या है ये समझो। एक ये नवी अनुसूची क्या है? नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानून रखे गए। हालांकि पास्ट में मैं ये पढ़ा चुका हूं हल्का हल्का। यहां पे गौर करिए, पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया चंपाकम दोराइजन वाद में, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है जिसमें कि उसने मूल अधिकारों को प्रभावी माना है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि संपत्ति मूल अधिकार है। तो संसद ने क्या किया? नवी अनुसूची जोड़ी, पहला संविधान संशोधन करके इसमें भूमि सुधार कानून रख दिए गए और अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का मूल अधिकार था, उस अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े, 31A और 31B। इस 31B में क्या लिखा हुआ है कि अगर संसद कोई कानून बनाकर उसको नवी अनुसूची में डाल दे तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। मतलब न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से बाहर हो जाएगा वह कानून, अगर संसद ने उसको बनाकर कौन सी अनुसूची में रख दिया? नवी अनुसूची में। तो मान लो संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता हुआ कोई कानून बनता है और उसको नवी अनुसूची में नहीं रखा जाता है। जब नवी अनुसूची में नहीं रखा जाता है तो न्यायपालिका तो उसको खारिज कर देगी, क्यों? न्यायपालिका मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। लेकिन संसद अगर ऐसा कोई कानून बना के उसको नवी अनुसूची में डाल देती है तो वह न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से बाहर हो जाएगा। मतलब संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून सुरक्षित रह जाएगा, न्यायपालिका उसको खारिज नहीं कर पाएगी। कर देगी नहीं, नहीं कर पाएगी। वैसे यहाँ मत मिलाओ, फिर खोपड़ी का प्रयोग करो, मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मामला बहुत टेक्निकल है भाई, मुझे आपके पूरे दिमाग की ज़रूरत है आज, जितना भी है वो यहाँ लगा देना। ठीक है, वापस सुनिए। पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ, उसमें नवी अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 31B जोड़ा। आप 31B को पकड़ो पहले तो, ठीक है। नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून रखे गए। पहला संविधान संशोधन चंपाकम दोराइजन वाद में जो मूल अधिकारों को वरीयता कोर्ट ने दे दी है, उस प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने किया है। क्यों? संसद तो नीति निर्देशक को लागू कराना चाहेगी। भूमि सुधार संबंधी कानून नवी अनुसूची में जोड़ दिए। 31B अनुच्छेद और जोड़ दिया 31 के अंतर्गत। तो 31 में कौन सा मूल अधिकार था? पहले
संपत्ति का मूल अधिकार। उस संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए एक नया अनुच्छेद 31 भी जोड़ दिया। तो 31 में क्या कानून बना कि अगर संसद कोई कानून बनाकर उसको नवी अनुसूची में रख दे तब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करके उसको खारिज नहीं करेगी, मतलब वो कानून बचा रह जाएगा। मतलब ये है कि भले ही वो कानून संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हुए भी अगर बना दिया जाए और नवी अनुसूची में रख दिया जाए तब भी वो कानून बचा रह जाएगा। समझ गए? तो संसद अपनी कानून बनाने की शक्ति जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित या कंट्रोल्ड करने के लिए है उसमें बढ़ावा कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है। अब नवी अनुसूची वाद अपने आप में एक लंबी डिबेट है, इस पर पूरी की पूरी एक क्लास जाती है, लास्ट में मैंने पढ़ाई भी है। फिर क्या किया, संसद बार बार कानून बनाए, नवी अनुसूची में रखे, बार बार कानून बनाए और नवी अनुसूची में रखे। लास्ट में वामन राव वाद 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नवी अनुसूची और अनुच्छेद 31B का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। लेकिन फिर ये डिबेट आई कि साहब कब से हो सकता है, मतलब संसद जांच सकती है नवी अनुसूची में रखे कानूनों को भी। ये पहली बार न्यायालय ने निर्णय दिया वामन राव वाद 1981 में। फिर डिबेट आई कि साहब कब से जांच सकती है, नवी अनुसूची तो 1951 में बनी है, शुरू से रखे गए सारे ही कानूनों को जांच सकती है या 1981 में वामन राव वाद का निर्णय आया है उसके बाद के रखे गए कानूनों को जांच सकती है, कब के इनको जांच सकती है? तो इसका निर्णय आया नवी अनुसूची केस 2007 में कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद में हुआ था। अतः 24 अप्रैल 1973 के बाद से ऐसे कानून जो कि नवी अनुसूची में रखे गए हैं और वे संविधान के मूल ढांचे में स्थित जो संविधान का भाग है उसका उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यही प्रेजेंट स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि आज की स्थिति ये है कि नवी अनुसूची में रखा गया कानून भी न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज के अंतर्गत है। ये न्यायालय ने निर्णय 2007 में दिया है। इसकी पूरी एक क्लास थी जो पास्ट में मैंने पढ़ाई है, यहाँ भी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। यहाँ तो मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की डिबेट पे ही मैं बात करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए? अच्छा भाई, तो आपने गौर किया कि चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्यवाद में न्यायालय ने किसको वरीयता दे दी है? मूल अधिकारों को। इस वाद के प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने एक स्टेप लिया, उसने पहला संविधान संशोधन किया और नवी अनुसूची जोड़ी और 31B अनुच्छेद जोड़ दिया। संपत्ति के मूल अधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए उसी अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ दिया? B। 31 तो पहले ही था जिसमें संपत्ति का अधिकार था, इसके द्वारा थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, फिर एक और वाद आया। अच्छा, एक चीज और सुनो, जब डेप्थ में जाए तो थोड़ा तरीके से ही जाना चाहिए। संसद ने जो पहला संविधान संशोधन किया है ना, इसमें चंपाकम दोराइजन वाद के प्रभाव को कम किया है, कम करने के लिए किया गया है। और क्या कानून बनाया गया है? सब कोई भी कानून अगर बना लें और उसको नवी अनुसूची में रख दें तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगी। इस पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद, ये भी 1951 में ही आया है। बिहार ही नहीं, बिहार है भैया। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद कब आया भाई? 1951 में। इस वाद में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन में क्या कानून बना था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है भाई, सार्वजनिक हित में कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद नाम के व्यक्ति ने इसको चैलेंज किया, लेकिन शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब न्यायपालिका, उसने भी यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन या कटौती कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में पहले संविधान संशोधन को चैलेंज करने के लिए शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद आया, लेकिन शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार कर लिया
कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन या कटौती या हनन कर सकती है। शंकर प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आया आपका 1951 में ही कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। बिहार राज्यवाद 1951, ये किसके संबंध में था? जमींदारी या जागीरदारी प्रथा उन्मूलन और संपत्ति मूल अधिकार का हनन। संपत्ति मूल अधिकार हनन। कामेश्वर सिंह बिहार का एक जमींदार या जागीरदार था। तो जमींदारी या जागीरदारी प्रथा जब आई थी तो उस समय पे भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, तो संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ था। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संपत्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में कि सब संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को वरीयता दी, संपत्ति के मूल अधिकार को वरीयता दी और ये कहा कि मूल अधिकारों में कोई भी कटौती या हनन नहीं होगी। किस नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर अगर कानून बनाए और उससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो वरीयता सुप्रीम कोर्ट किसको दे रहा है? मूल अधिकारों को। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद में भी न्यायालय किसको वरीयता दे रहा है? मूल अधिकार प्रभावी। कहने का मतलब यह है कि पहला वाद चंपाकम दोहराई जनवाद आया था, इसमें भी मूल अधिकार प्रभावी न्यायालय ने। कामेश्वर सिंह वाद आया, इसमें भी मूल अधिकार प्रभावी न्यायालय ने। फिर आया बेला बनर्जी वाद 1954। इसमें भी न्यायालय ने मूल अधिकार को वरीयता, किससे वरीयता? नीति निर्देशक तत्व से वरीयता। इसमें क्या कहा है न्यायालय ने कि अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर कोई कानून बनाना चाहें और किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहें, किसी व्यक्ति की संपत्ति का क्या करना चाहें? अधिग्रहण करना चाहें, तो संपत्ति चूंकि उसका मूल अधिकार है, क्यों? संपत्ति तो 1978 तक मूल अधिकार है। किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहें तो उस व्यक्ति को मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजा देना पड़ेगा। तो एक शब्द जुड़ गया, उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजा। पेपर में जब भी कभी ये सवाल आएगा, बेला बनर्जी जब भी आएगा, उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजा शब्दों का प्रयोग किए बिना आ ही नहीं सकता है। एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण पर उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजे का प्रावधान कोर्ट ने किस वाद में यह निर्णय दिया था? बेला बनर्जी वाद 1954, कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर कानूनों का निर्माण करे और उसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो चूंकि उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी रहेगा, उसमें कोई कटौती हनन नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें भाई? राज्य ने कहा कि साहब हमको जमीन और भूमि अधिग्रहण तो करना पड़ेगा। मन चलो कोई बात नहीं, राज्य हित में सार्वजनिक हित में कर लो, लेकिन उस व्यक्ति को मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उचित क्षतिपूर्ति या मुआवजा दोगे, क्योंकि मूल अधिकार वरीयता धारण करेंगे, उनमें कटौती संभव नहीं है। तो एग्जामिनर यहाँ से सवाल पकड़ता है कि संपत्ति अधिग्रहण की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति या मुआवजे का प्रावधान किस वाद के तहत आया था? तो कोर्ट ने किसको वरीयता दे दी है भाई? कोर्ट हमेशा मूल अधिकार को वरीयता देता चलेगा, संसद थोड़ा बचाव करती चलेगी। ये ट्रेंड है मतलब इस चीज का। अब संसद ने सोचा कि यार हमें तो भूमि अधिग्रहण बहुत करना है, क्यों? देश आज़ाद हुआ ही है, बहुत सारे रोड बनाने हैं, रेल लाइन बनानी है, एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें बनानी है, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह, तो जमीन का अधिग्रहण तो करना पड़ेगा। उनके संपत्ति का मूल अधिकार का होगा लोगों के का, वो सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट कह रहा है कि मार्केट रेट में मुआवजा दो। तो मार्केट रेट पर मुआवजा देने में तो सरकारी बर्बाद हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, पैसे ही नहीं है सरकार के पास। तो फिर सरकार ने बचाव किया, संसद ने फिर बचाव किया। तो बेला बनर्जी वाद में कोर्ट के दिए गए निर्णय, जिसमें कोर्ट मूल अधिकार को वरीयता देते हुए मार्केट रेट पर क्षतिपूर्ति या मुआवजे का निर्णय दे रहा है,
उस प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने चौथा संशोधन 1955 किया, और उसमें संसद ने क्या कानून बनाया? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत संपत्ति है तो उस व्यक्तिगत संपत्ति का राज्य हित में अधिग्रहण किया जा सकता है। मतलब सरकार राज्य हित में, मतलब देश हित में, सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति की, इसको लोक हित भी बोल सकते हैं। लोक हित मतलब पूरी जनता का हित, राज्य हित, देश हित या लोक हित या पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ भी बोल दो। लोक हित में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर सकती है, और बदले में जो उसको मुआवजा सरकार देना चाहेगी वो दे देगी। इस मुआवजे को यह उचित है कि नहीं है, इसकी न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जांच न्यायालय नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या समझे? सरकार ने कह दिया कि भाई ठीक है न्यायालय, हमने तुम्हारी बात मान ली कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करो तो उसको मुआवजा दे दो, लेकिन तुमने जो ये नई टांग अड़ा रखी है ना कि उचित मुआवजा, उचित क्षतिपूर्ति मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, ये हम अपने आप देख लेंगे हमारे हिसाब से, और हम जितना मुआवजा दे दें, जितनी हमारी भक्ति जोर कर रही है उतना मुआवजा दे दिया जाएगा। न्यायालय ये जांच नहीं करे कि ये उचित है कि अनुचित है कि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेला बनर्जी वाद के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा संशोधन आया है? चौथा संशोधन 1955। बोर्ड पे देख देख के तो बोल ही लो, मुझे भी एहसास हो जाए कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, चौथा संशोधन 1955 कौन से वाद के प्रभाव को कम करने के लिए आया है? बेला बनर्जी वाद के प्रभाव को कम करने के लिए आया है। और उसमें संसद ने क्या कानून बनाया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण लोक हित में किया जा सकता है, और इसके बदले में जो उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा वह मुआवजा न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करके इस मुआवजे की जांच नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया संसद ने? संसद तो ये चाह रही है हम अपने आप अधिग्रहण कर लेंगे और अपने आप मुआवजा दे देंगे, तुम जांच नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर न्यायालय से एक स्टेप आगे ले रही है संसद। ठीक है, ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा है, फिर आगे क्या होगा वो देखो। इधर कई बार संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय स्वीकार भी करता रहा है और कई बार टांग भी अड़ाता रहा है। तो जैसे संसद ने पहला कानून बनाया 1951 में कि भाई संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है, राज्य हित में या सार्वजनिक हित में। तो उसको चैलेंज दिया गया शंकरी प्रसाद वाद में 1951 में। तो शंकरी प्रसाद में जब उसको चैलेंज दिया गया तो न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाद में निर्णय दिया कि हाँ, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने खुद ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ये तीनों वादों में वापस लिखूंगा। शंकरी प्रसाद वाद कब आया भाई? 1951। उसमें शंकरी प्रसाद वाद में न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को जो चुनौती दी गई थी, संविधान संशोधन को चुनौती कौन से वाद में दी गई थी? इसी में दी गई थी। पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी शंकरी प्रसाद वाद में। और पहला संविधान संशोधन कौन से वाद के प्रभाव को कम करने के लिए आया था? चंपाकम दोहराइजनवाद को। उसको चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद वाद में। लेकिन शंकरी प्रसाद वाद में न्यायालय ने किसका पक्ष मान लिया? संसद का मान लिया कि भाई ठीक है संसद, तुम मूल अधिकारों सहित, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान में के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है, साधारण विधि के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती या हनन कर सकती है या संविधान संशोधन विधि के द्वारा कटौती या हनन कर सकती है? संविधान संशोधन विधि के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। उस अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन विधि है
उसके द्वारा कानून बनाकर मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। ये किस वाद में निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सेम यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में दिया है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, और ये कब आया है? 1965 में आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को ही दोबारा दोहरा दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब क्या है? उनमें कटौती, हनन या वृद्धि कुछ भी कर सकती है, लेकिन साधारण विधि या कानून के तहत नहीं कर सकती। संविधान संशोधन विधि बनाकर या संविधान संशोधन करके कर सकती है। मतलब साधारण कानून और संविधान संशोधन विधि दोनों के बीच में अंतर कर दिया कि नहीं किया? साधारण विधि और एक है संविधान संशोधन विधि। तो इन दोनों ही वाद में न्यायालय साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों में अंतर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि भाई साधारण विधि या कानून बनाकर तो संसद मूल अधिकारों में कटौती या हनन या परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान संशोधन विधि का वर्णन अनुच्छेद 367 में, इसके द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन, कटौती या हनन कर सकती है। मतलब साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों को अलग अलग मान लिया कि नहीं माना? कि साधारण विधि से तो नहीं कर पाओगे, संविधान संशोधन विधि से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगला आया गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967। इसमें 11 सदस्यीय संविधान पीठ बनी थी। 11 सदस्यीय संविधान पीठ। संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बेंच होती है। विशेष महत्व के मुद्दों पर इसका गठन किया जाता है और संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आया था 1967 में, इसी डिबेट में, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व की में। इसमें 11 सदस्यीय संविधान पीठ बनी थी और जिसके अध्यक्ष थे कौन से न्यायाधीश? डी सुब्बा राव। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया। पुराना निर्णय क्या था सुप्रीम कोर्ट का? कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, कटौती या संशोधन या हनन कर सकती है। मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, मतलब मूल अधिकारों में भी परिवर्तन या कटौती कर सकती है। लेकिन ये क्लोज था कि कौन से अधिनियमों के द्वारा? संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा कर सकती है, साधारण विधि या कानून के द्वारा नहीं कर सकती। समझ गए? शंकरी प्रसाद में भी यही निर्णय था, सज्जन सिंह में भी यही निर्णय था। तो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों को अलग अलग कर रखा था कि संविधान संशोधन के द्वारा कर सकते हो, साधारण कानून के द्वारा नहीं कर सकते। लेकिन गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया और अब नया निर्णय क्या दिया? कि जो वो था ना संविधान संशोधन और साधारण कानून, इन दोनों को एक मान लिया और साधारण कानून। इसमें क्या निर्णय दिया? कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो संसद ना तो साधारण कानून के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती हनन कर सकती, ये तो पहले से ही था कि इसके साधारण कानून से तो नहीं करेगी। लेकिन गोलकनाथ में नया निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा भी नहीं करेगी, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम भी और साधारण कानून भी दोनों ही विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 13(2) है। 13(2) पढ़ाया है तुमको, बताओ क्या है 13(2) में? 13(2) में ये है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती या ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। अगर ऐसा बनाती है तो न्यायालय उस कानून को या विधि को खारिज कर देगा न्यायिक पुनरावलोकन करके। लेकिन इस विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है। मतलब ये था कि साधारण विधि या कानून के द्वारा तो मूल अधिकारों में कटौती नहीं हो सकती, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा हो सकती है।
तो पहले विधि की परिभाषा में केवल साधारण विधि या कानून आ रहा था, संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं था, उसके द्वारा कटौती या हनन हो सकता था। लेकिन गोलकनाथवाद में उस विधि की परिभाषा में साधारण विधि या कानून के साथ साथ संविधान संशोधन अधिनियमों को भी शामिल कर दिया। तो अब नया निर्णय क्या आया कि साधारण विधि या कानून के द्वारा तो पहले ही परिवर्तन नहीं हो सकता था, संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा पहले हो जाता था, लेकिन अब संविधान संशोधन अधिनियमों के द्वारा भी कोई परिवर्तन या कटौती हनन नहीं होगा मूल अधिकारों में। मतलब विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन और साधारण कानून दोनों को ही शामिल कर दिया। और 13(2) यह कहता है कि ऐसे कोई विधि या कानून नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। पहले उस विधि शब्द के अंतर्गत साधारण कानून या साधारण विधि तो आ रहे थे, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आ रहे थे। लेकिन गोलकनाथ में उस विधि जो कि 13(2) में दे रखी है, उसमें संविधान संशोधन अधिनियमों को भी शामिल कर दिया कि ना तो साधारण कानून के द्वारा ही कोई कटौती या हनन होगा और ना ही संविधान संशोधनों के द्वारा भी कोई कटौती या हनन होगा। थोड़ी थोड़ी बात पकड़ मारी है भाई, थोड़ा दम लगाओ समझने में भाई, समझ गए। गोलकनाथवाद से पहले कंडीशन क्या है कि संसद संविधान संशोधन करके तो मूल अधिकारों में कटौती या हनन कर सकती है, बिना संविधान संशोधन करे मतलब साधारण विधि या साधारण कानून के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती हनन नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? यही निर्णय सज्जन सिंह में दिया, यही निर्णय शंकरी प्रसाद में दिया, लेकिन गोलकनाथवाद में पुराने निर्णय को बदल दिया कि नहीं बदला कि भाई साधारण विधि या कानून ही नहीं, संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं कर सकते मूल अधिकारों में कटौती या हनन। ये बात पकड़ में आ गई। तो अब साधारण विधि और संविधान संशोधन कानून दोनों के बीच का अंतर खत्म कर दिया कि नहीं किया? दोनों कोई एक ही विधि या कानून की परिभाषा में लगा दिया कि नहीं लगा दिया, जो 13(2) में दे रखी है, जिसमें ये लिख रखा है कि संसद ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों में कटौती करे। तो संविधान संशोधन भी उसी में आ गए कि नहीं आ गए? तो गोलकनाथवाद में न्यायालय ने अपने पुराने निर्णयों को बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? हाँ भर दो, समझ में आ रही है? अच्छा ना आ रही? हाँ तो करो, हाँ बदला, बदला ना, ठीक है। तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत कहते हैं। ये सारे सवाल बढ़िया वाले सवाल हैं। गोलकनाथवाद में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है न्यायालय के द्वारा की जा रही जांच, उससे संबंधित कौन सा सिद्धांत निकल के आया? उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। उत्तरोत्तर व्याख्या, न्यायिक पुनरावलोकन जब मैं न्यायपाल का पढ़ाऊंगा तो आपके सिलेबस में आएगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें एक सिद्धांत है उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई बार किया है कि किसी, आज तो मेरे ही नाम है, आप घट जाओ भले से। हाँ भाई, ये टॉपिक मैं पूरा किए बिना क्लास खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत का मतलब क्या है कि न्यायालय ने पास्ट में जो अपने निर्णय दिए हैं उनको न्यायालय बदल भी सकता है, और उसने बदले हैं। तो न्यायालय अपने पीछे दिए गए निर्णय को समय के हिसाब से जब बदल देता है तो उसको बोलते हैं उत्तरोत्तर व्याख्या। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर मतलब बाद में न्यायालय व्याख्या करने में पुराने निर्णयों को भी बदल देता है। यह न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? किस वाद में ये निकल के आया है? गोलकनाथवाद में। क्यों? गोलकनाथवाद में पहले के निर्णयों को बदला है कि नहीं बदला है? बदला है, ठीक है। और गोलकनाथवाद में न्यायालय ने यह कहा कि भाई देखो, पास्ट में कुछ संविधान संशोधन ऐसे हो चुके हैं जिनके द्वारा मूल अधिकारों में कटौती या हनन हो गया है, उनको तो हम खारिज करेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई संविधान संशोधन भी नहीं हो जाना चाहिए। साधारण कानून तो बनेगा ही नहीं जो काटे, वो तो पहले से ही नियम चला रहा है। संविधान संशोधन भी ऐसा नहीं हो जाना चाहिए जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। इसको भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत या भविष्य लक्षी अति निर्णय का सिद्धांत कहा जाता है। ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है भाई? भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत। भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत या भविष्य लक्षी अति निर्णय का सिद्धांत। इन सारे शब्दों को पकड़ लो, ये पेपर में आते हैं और आंख बंद हो जाती है विद्यार्थियों की कि ये क्या चीज़ है साहब, इसका मतलब क्या है।
भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत के जो आदेश हमने गोलकनाथवाद में दिया है वो भविष्य में या भावी आने वाले समय पर लागू होगा। पीछे जो संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो मूल अधिकारों में परिवर्तन या कटौती कर रहे हैं, उनको तो हम रद्द करेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में इस प्रकार के संविधान संशोधन नहीं होने चाहिए जो मूल अधिकारों में कटौती या हनन करते हैं। तो भावी प्रत्यादेश का सिद्धांत है, भविष्य लक्ष्यीय निर्णय का सिद्धांत है, उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत किस वाद के तहत निकल के आए? तो गोलकनाथवाद में न्यायालय ने अपना स्टैंड बदल लिया। पहले तो वो कहता था कि भाई केवल साधारण विधि या कानून के द्वारा तो मूल अधिकारों में परिवर्तन या कटौती हनन नहीं कर सकते। अगर मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन या कटौती करनी है तो किस चीज़ के द्वारा करनी पड़ेगी? संविधान संशोधन अधिनियम बना के करनी पड़ेगी। लेकिन गोलकनाथवाद में उसने पुराने निर्णय को बदल दिया कि साधारण विधि या कानून के द्वारा भी नहीं और संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं, मूल अधिकारों में कटौती या हनन नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ गोलकनाथ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक अगला चरण चलेगा। ये तो 50 से 67 के बीच की डिबेट है। तो 67 तक आते आते न्यायालय फ्रंट फुट पे खेल रहा है। उसने संसद को सीमित कर दिया कि साधारण कानून भी नहीं और संविधान संशोधन भी नहीं, जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे। अब इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री, तो तुमने पढ़ा होगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उसने। 1969 में इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? राष्ट्रीयकरण किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति की निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को राष्ट्र की या सरकारी संपत्ति में कन्वर्ट कर देना। तो जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो संपत्ति का मूल अधिकार तो 1978 तक मूल अधिकार ही है ना। तो लोगों के मूल अधिकार का, संपत्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आरसी कूपर्सवाद 1970 आया और बैंक राष्ट्रीयकरण के कानून को चुनौती दी गई कि भाई बैंक राष्ट्रीयकरण के कानून को चुनौती क्यों दी गई? कि बैंक राष्ट्रीयकरण कानून से संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है साहब। और न्यायालय 1967 में ही क्या कह रहा है गोलकनाथवाद में कि ऐसा कोई कानून, चाहे संविधान संशोधन चाहे साधारण कानून, कुछ नहीं होना चाहिए जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन या कटौती या हनन हो जाए। लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण कानून तो गोलकनाथवाद के बाद में हो रहा है, 1969 में हो रहा है। मतलब न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की धज्जियां उड़ रही हैं कि नहीं उड़ रही हैं? समझ गए? तो बैंक राष्ट्रीयकरण कानून को जब न्यायालय में चुनौती दी गई और इसका निर्णय आने वाला था, पीछे वाली लड़की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक आध दो विद्यार्थी तो ऐसा लग रहा है शरीर ये छोड़ जाएंगे कि अगर ये लंबी क्लास चल गई तो। ठीक है, इतने मायूस चेहरे मत बनाओ, इस क्लास पे ताली पिटनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा आवाज नहीं, ऐसे मन से ताली। चलिए, अब कुछ मत बोलो, बस समझते चलो तुम। ठीक है? एक जादूगर जब खेल दिखा रहा होता है तो वो एक अपेक्षा करता है, ठीक है, कि दर्शक उसको ढंग से देखें। 67 तक कोई दिक्कत नहीं। 67 में न्यायालय ने कह दिया कोई कानून नहीं होगा, न संविधान संशोधन से न साधारण कानून जो मूल अधिकारों में कटौती करे। लेकिन जब 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया कि नहीं कर दिया? गोलकनाथवाद की धज्जियां उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? न्यायालय को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो न्यायालय में इस बैंक राष्ट्रीयकरण के कानून का जांच चल रही है, इसके खिलाफ रिट दायर हो गई। तो न्यायालय निर्णय देने वाला था। इंदिरा गांधी की सरकार को ये आइडिया हो गया कि अब तुम्हारे बैंक राष्ट्रीयकरण का कानून खारिज हो जाएगा, क्योंकि इसने गोलकनाथवाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया है। तो भाई एक वो होता है ना, जब किसी आदमी पे कोई एलिगेशन लगने वाला होता है और उसको पता है कि अब तेरा पूरा पोल पट्टी खुलने वाली है और मामला बिगड़ने वाला है, तो वो और अफंड करने लग जाता है। ठीक है? तो इस बैंक राष्ट्रीयकरण के कानून की जब न्यायालय में जांच हो रही है, जिसने गोलकनाथवाद की धज्जी उड़ा दी थी और न्यायालय इसको खारिज करने वाला था, तो इसको बचाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में 2 नए संविधान संशोधन किए, 24वां और 25वां। 24वें संशोधन में ये कानून बनाया कि संसद मूल अधिकार सहित
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और उन संविधान संशोधनों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे। हाँ भाई गौर करो, गोलकनाथवाद में 1967 में न्यायालय ने क्या कहा था कि संसद ना तो कोई साधारण कानून बनाएगी और ना ही संविधान संशोधन बनाएगी जो मूल अधिकारों में कटौती करे या हनन करे या परिवर्तन करे। लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद क्या कानून बना रही है कि मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन, परिवर्तन, कटौती या हनन कुछ भी कर सकती है। तो गोलकनाथवाद को पूरी तरीके से प्रभावहीन कर दिया कि नहीं कर दिया संसद के इस संविधान संशोधन ने या इस कानून ने, यहीं पे सवाल टिक गया। कौन से संविधान संशोधन ने गोलकनाथवाद के प्रभाव को समाप्त कर दिया था? बिल्कुल ऐसे के सवाल है। और एक और सवाल, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे? मतलब उनको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, उनके लिए मना नहीं कर सकते, अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे। यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा? बस इस 24 पे ये दो ही सवाल बनेंगे, ठीक है। अब 25वां संविधान संशोधन भी 25वां संविधान संशोधन भी 1971 में किया गया है। इस 25वें संशोधन में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31C। सी कह लो चाहे ग कह लो। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 31C या 31 ग। 31 पे दो अनुच्छेद और आ चुके थे पहले, 31A और 31B। बताओ वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? पहले संविधान संशोधन से। समझ में आ रहा है ना? फिर ठीक है। अब मैं ऑनलाइन वीडियो तो बना ही रहा हूँ तुम्हारे लिए, 10 एक बार देख लेना घर पे, सीक्वेंस में समझ गए। 2-3 दिन 4-5 बार देखा हो जाएगा क्लियर। तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 31C। समझ गए? ए और बी तो पहले ही जुड़ चुके हैं, 31C। इस 31C में दो बातें आई। पहली बात तो ये आई कि भाई 39B और C, 39B और 39C क्या है? 39B और 39C में नीति निर्देशक तत्व, इनको आधार बनाकर अगर संसद कोई कानून बनाए और वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 इनको पकड़ लेना, खेल यहां पे है। 39B और C की लड़ाई 14, 19 और 31 से हुई है। 39B और 39C को आधार बनाकर अगर संसद कोई कानून बनाए तो 39B और 39C में नीति निर्देशक तत्व हैं, और वह अगर अनुच्छेद 14, 19 और 31 में स्थित मूल अधिकारों को काटे तो ये प्रभावी रहेगा। मतलब ये कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया यह प्रभावी रहेगा, भले ही मूल अधिकारों को काटे, जब भी प्रभावी रहेगा। और न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि 25वें संविधान संशोधन ने कौन से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई? 39B और C के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। समझ रहे हो? ये तो इस अनुच्छेद 31C की पहली बात थी। इसमें दो नहीं, केवल 14, 19, 31 को, ठीक है। अगर 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाकर बनाए गए कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 में स्थित मूल अधिकारों को काटते हैं तो ये 39B और 39C को आधार बनाकर बनाए गए कानून प्रभावी होंगे, भले ही ये मूल अधिकारों को काटते हैं। न्यायालय उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। न्यायालय क्या नहीं करेगा? उनका पुनरावलोकन नहीं करेगा। समझ गए? मतलब 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई। अब 25वें संविधान संशोधन को चुनौती पेश की गई केशवानंद भारतीवाद 1973 में। 1971 तक आके फिर संसद ने मोर्चा संभाल लिया है। न्यायपालिका से कह दिया कि भाई 39B और C को जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको तो हम मूल अधिकारों पे भी काटने पे प्रभावी मानेंगे और तुम भी न्यायिक पुनरावलोकन उनका
नहीं करोगे। अब न्यायालय चैलेंज ले गया कि यार ये तो संसद ने बोल हमारे पाले में फेंक दी, संसद जीत रही है यहाँ तक वापस आते आते, तो फिर इस 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी जाएगी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। 71 तक हम आ चुके हैं, फिर आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, सबसे हेड केस भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद, ठीक है जी, 1973 में आया था। इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ था, 13 सदस्यीय संविधान पीठ। और ये 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी, ये न्यायमूर्ति एम सीकरी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। कौन से न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित हुई थी? एम सीकरी। इसमें क्या निर्णय आया? इसमें 24वें संविधान संशोधन को तो स्वीकार कर लिया, 24वें संविधान संशोधन को स्वीकार। क्या था 24वां? संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो न्यायालय ने कहा कि भाई साहब 24वां संविधान संशोधन जो संसद ने बनाया है, हम संसद को सम्मान देते हैं, वह मान्य। चुनौती तो 24 और 25 दोनों को ही दी गई थी, 24 को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना एक लॉजिक लगा दिया कि भाई तुम मूल अधिकारों सहित, तुम मतलब संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो। तो 24वां संशोधन स्वीकार है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते, संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े। मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन 24 अप्रैल 1973 को, यह केशवानंद भारतीवाद में डिसीजन कब हुआ है? 24 अप्रैल 1973 को एम सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय खंडपीठ ने जब अपना निर्णय दिया, तो संविधान के मूल ढांचे आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन स्वीकार कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो 24वां संशोधन स्वीकार हो गया। ये भी सवाल है कि 24वां संविधान संशोधन किस वाद के तहत न्यायालय ने स्वीकार किया था, लेकिन संविधान के मूल ढांचे आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किस वाद के तहत किया था। और फिर न्यायालय ने ये और कह दिया कि मूल ढांचे में आता क्या है ये हम ही बताएंगे, मतलब न्यायालय ही ये तय करेगा कि मूल ढांचे में आता क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती वाद के बाद न्यायालय की स्थिति ये हो गई है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को मूल ढांचे में उल्लंघन बताकर खारिज भी कर सकता है, भले ही संसद का कोई सा भी संविधान संशोधन है चाहे साधारण कानून है। जांच न्यायालय किस आधार पर करेगा? मूल ढांचे आधारभूत ढांचे का आधार पर उसकी जांच करेगा, और अगर उसका उल्लंघन उसको पाता है तो वह उसको क्या कर देगा? खारिज कर देगा। तो न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को स्वीकार तो किया संसद के को, ये शक्ति तो संसद को मान्य कर ली उसने, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा का एक क्लॉज जोड़कर संसद को हर समय डर में रखा कि अब तुम कोई भी कानून बनाओ, अगर वह मूल ढांचे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हमें पाया गया तो हम उसको खारिज कर देंगे, और मूल ढांचे में आता क्या है ये भी हम ही बताएंगे। तो एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। तो उस समय पे एम सीकरी ने मूल ढांचे में 5 बातें बताई थी: संविधान की सर्वोच्चता, देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन प्रणाली, व्यवस्थापक, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। फिर मूल ढांचा अपने आप में एक अलग सवाल चला जाएगा, तो यहाँ में फिलहाल तो टॉपिक से भटकना नहीं चाहूँगा, ठीक है। बाद में अलग अलग न्यायाधीशों ने समय समय पर संविधान के मूल ढांचे में अलग अलग चीज़ों की व्याख्या की: विधि का शासन, कानून का शासन, लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप, देश का संसदात्मक शासन व्यवस्था, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य। तो बहुत सारी चीज़ें मूल ढांचे में बाद में जुड़ती गई हैं समय के हिसाब से अलग अलग न्यायाधीशों के अलग अलग निर्णयों में। एम सीकरी ने शुरुआत में 5 बातें बताई थी।
तो 1973 तक के सिचुएशन पे पहुंचे। अच्छा, 1973 में एक चीज और आई है, ये तो 24वें संविधान संशोधन को स्वीकार कर लिया, अब 25 में एक साथ क्या होगा वो देखो। 25वें संविधान संशोधन में तुमको पता था ना, अनुच्छेद 31C जोड़ा था, एक नया अनुच्छेद। उसमें दो बातें थी कि 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्व कौन से मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगे? 14, 19 और 31 के पे अगर प्रभावी होते हैं, जब भी ये नीति निर्देशक तत्व प्रभावी माने जाएंगे, न्यायालय उनका न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो है कि अगर अनुच्छेद 39B और 39C को आधार बनाकर कानून बनाया जाए और वो 14, 19 और 31 पे प्रभावी होगा जब भी वह कानून माना जाएगा। इस बात को न्यायालय ने पहली वाली बात को मान लिया। लेकिन दूसरी जो बात थी ना कि न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, इसको न्यायालय ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, जिसमें दो बातें जोड़ी गई थी, तो पहली बात को तो मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, तुम अनुच्छेद 39B और 39C को आधार बनाकर अगर कानून बनाते हो और वह अगर अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब भी वह कानून प्रभावी होगा, मान लिया। लेकिन तुम ये शर्त मत जोड़ो कि हम उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, क्यों? न्यायालय पे भी ईगो पे ले गया बात को कि हमारा अधिकार क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन करना है, तुम हमको कैसे सीमित कर सकते हो? तुम अपना काम कर लो, लेकिन हमारे काम में दखलंदाजी नहीं। तो अनुच्छेद 25 की पहली बात स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसे कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। जो दूसरा क्लोज था, इसको न्यायालय ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल और टिक गया, 25वें संविधान संशोधन की समीक्षा कौन से वाद में हुई है? केशवानंद भारती वाद में। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किस वाद में हुआ है? केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में न्यायाधीश का नाम क्या था जो संवैधानिक पीठ का अध्यक्ष था? MC गिरी। कितने न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी? 24वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका ने किस वाद में स्वीकार किया है? 25वें संविधान संशोधन से संबंधित बात की ऐसे कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, किस वाद में खारिज किया? केशवानंद भारती वाद ऐसा पहला वाद था जिसमें संसद के द्वारा बनाए गए किसी संविधान संशोधन को न्यायपालिका खारिज कर रही थी। भाई 25वें संशोधन का ये क्लोज न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। इससे पहले संसद के द्वारा बनाए गए, संसद के द्वारा किए गए साधारण कानूनों को तो खारिज कर दिया गया था, लेकिन संविधान संशोधन को इससे पहले न्यायपालिका ने कभी खारिज नहीं किया था। पहली बार 25वें संशोधन की जो दूसरी वाली बात थी उसको न्यायपालिका ने खारिज किया है। तो फिर एक सवाल और कि वह कौन से वाद में न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय में किसी संविधान संशोधन को पहली बार रद्द किया गया था? संविधान संशोधन को पूरे को नहीं किया, उसकी दूसरी बात को किया, लेकिन फिर भी संविधान संशोधन के द्वारा बनाए गए कानून को तो किया ना अल्टीमेटली। कौन सा संशोधन, कौन से वाद के द्वारा? यहां तक बात क्लियर भाई? तो अब आप आ चुके हैं जैसे तैसे हिम्मत करके 1973 तक, ठीक है। 1900 इसमें क्या है कि ये जो डिबेट आई है ना वो 1951 से लेकर 67 तक चली है, 67 से लेकर 73 तक चली है, फिर 73 से लेकर 80 जाएगी। अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। तो फिलहाल 1973 की कंडीशन क्या है कि जो संसद है वह मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में ऐसा कोई कटौती या परिवर्तन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का ऐसा हिस्सा जो कि संविधान के मूल ढांचे या आमूल ढांचे में आ रहा है उसमें परिवर्तन या कटौती नहीं कर सकती। क्योंकि न्यायालय ने क्या कहा कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, संविधान संशोधन भी नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े, ठीक है। तो वो मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन क्या ऐसा कोई संशोधन कर सकती है क्या कि जो मूल ढांचे या आमूल ढांचे को बदले या बिगाड़े? कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती कि नहीं कर सकती? मूल ढांचे को बदले या बिगाड़ने वाला नहीं कर सकती। और मूल ढांचे में क्या आएगा ये कौन बताएगा? संसद बताएगी। कौन बताएगी? न्यायपालिका बताएगी। हाँ भाई राजकुमार, थोड़ा यार पूरे शरीर के साथ नहीं दिमाग के साथ ही बैठ क्लास के अंदर। मूल ढांचे में क्या आएगा ये कौन बताएगा? न्यायपालिका। तो अब न्यायपालिका वापस फ्रंट फुट पे आ गई, संसद बैक चली गई, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है भाई जब ये डिसीजन आ रहा है? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी।
और आयरन लेडी, और वो भी कौन से समय पे? 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत चुकी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी है, बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान बना दिया। पूरे विश्व में इंदिरा गांधी का स्टारडम पराकाष्ठा पे पहुंच गया। ऐसी महिला के सामने कुछ न्यायाधीशों की ये मजाल कि वो ये कानून बना देगा आपके द्वारा, ये निर्णय दे देगा आपके द्वारा बनाए गए कानून को हम चेक करेंगे कि वो उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ गए? तो फिर इंदिरा गांधी को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? तो इसके बाद क्या आएगा? उसने तो हिला के रख दिया भारतीय राज्य व्यवस्था को। 42वां संशोधन 1976, ये आपातकाल के समय पर हुआ था और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया था। इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मिनी संविधान। संविधान में आमूलचूल परिवर्तन। ठीक है भाई। इसमें इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 नए अनुच्छेद जोड़े, 368(4) और 368(5). 368 में क्या है आप लोग पढ़े होंगे? संविधान संशोधन प्रणाली। समझ गए? अब इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 368 में, जिसमें कि संविधान संशोधन प्रणाली है, उसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े, 368(4) और 368(5). इसमें उसने अनुच्छेद 31C का विस्तार किया। 31C में क्या था कि 39B और 39C को आधार बनाकर, 39B और 39C में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आधार बनाकर अगर कानून बनाए जाए और वह 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, जब भी वह कानून प्रभावी होगा। समझ गए? मतलब उसको खारिज नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में थी? 31C में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? 25वें संशोधन से। 42वें संशोधन में इंदिरा गांधी ने 31C का विस्तार किया और अब ये नया कानून बना दिया कि पूरे नीति निर्देशक तत्व कि सिर्फ 39B और C नहीं, न्यायपालिका को धमकी सीधे सीधे कि पूरे नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक उनको भी आधार बनाकर अगर कोई कानून बनाए और वो भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तब भी वह कानून प्रभावी होगा और न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं करेगी। ये बात अनुच्छेद 368(4) और 5 में जोड़ दी गई। अनुच्छेद 31C का विस्तार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दे दी गई? 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता कौन से संविधान संशोधन से दी गई? 25वें के। सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता कौन से संशोधन से दी गई? न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को ही खत्म कर दिया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो थी ना न्यायपालिका की, उसको खत्म कर दिया, सीमित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। एग्जामिनर किसी भी शब्द का प्रयोग करते हुए सवाल बनाएगा। जब कभी भी सवाल ऐसा आए कि जहाँ न्यायालय की शक्ति कम हो रही है संसद की तुलना में, जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति कमजोर हो रहा है, तो एक ही प्रधानमंत्री इस देश के अंतर्गत हुआ है। अगर वो ऑप्शन में आ जाए तो टिक मार देना, वो इंदिरा गांधी होगी। 90% चांस बनेगा और संशोधन 42वां संशोधन 1976 होगा। ठीक है। तो न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रतिबंधित कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? नीति निर्देशक तत्वों को, समस्त नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता कौन से संशोधन के द्वारा? समझ गए भाई? ठीक है। इसी बीच में एक घटना घटती है, ये आपातकाल खत्म होता है और दोबारा चुनाव होते हैं। तो अब की बार मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आती है और वो मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो 44वां संशोधन 1978 करती है। संशोधन 1978। उसने सोचा कि ये जो सारी लड़ाई हो रही है ये संपत्ति को मूल अधिकार मानने के कारण हो रही है कि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, लोग मूल अधिकार उल्लंघन का हवाला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट खड़ा हो जाता है, फिर वो डिसीजन लेने लगता है, फिर वो फिर वो संसद के द्वारा बनाए गए प्रगतिशील कानून है उनमें अवरोधक का कार्य करता है। तो तुम क्या करो, तुम संपत्ति को मूल अधिकार का दर्जा ही खत्म कर दो।
संपत्ति का फंडामेंटल राइट का दर्जा क्या हो गया भाई? समाप्त। इधर 42वें संविधान संशोधन ने तबाही मचाई रखी थी। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 42वें संशोधन 1976 में बनाए गए बहुत सारे जो कानून थे ना, उनको बदला गया। हाँ जी, ठीक है, बाकी कल। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ भाई, ये राज्य की पहली ऑनलाइन क्लास है जिसमें कोई भी आदमी आके बात कर सकता है। ठीक है, ठीक। बताओ मैं कितना लोकतांत्रिक हूँ। ठीक है, लोग मुझे डिक्टेटर कहते हैं, गलत कहते हैं लोग। यहाँ पे देखो, 44वां संशोधन 1978, 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने, अब मैं उन कानूनों का तो क्या जिक्र करूं यहाँ, क्यों सीक्वेंस बिगड़ेगा। जब मैं उधर आऊँगा ना पढ़ाने संसद वंसद कार्यपालिका संविधान संशोधन, जब डिटेल में आऊँगा। यहाँ पर सरकार बदल चुकी है। सरकार ने संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई की जड़ खत्म हो गई है कहीं ना कहीं पे। इधर 42वें संशोधन ने बहुत बड़े बड़े कानून बना रखे हैं। न्यायपालिका कोई चैलेंज कर रखा है कि तुम न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं कर सकते संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का। तो न्यायपालिका ईगो पे ले गई बात को। लेकिन न्यायपालिका भी ये समझ चुकी है कि इस लड़ाई का अब कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा। 1951 से चली आ रही है। स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे, कितना याद करेंगे वो परीक्षाओं में। तो न्यायपालिका ने समझा होगा तुम्हारी जो परेशानी आज आ रही है वो उसके समझ में आई होगी, तो फिर वो क्या करेगा आगे देखो। फिर आया 1980, मिनर्वा मिल्स वाद। न्यायाधीश है भाई साहब चंद्रचूड़, पुराने वाले जो अभी रिटायर हुए हैं ना, ये चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे। अभी मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं ना, इनके पिताजी थे। मिनर्वा मिल्स वाद, इसमें क्या हुआ, न्यायपालिका ने सबसे पहले तो जो अनुच्छेद 368(4) और 368(5) बनाए गए थे ना, कौन सा संशोधन के द्वारा बनाए गए थे, इनको खारिज कर दिया। क्योंकि इनमें क्या कहा गया था, इनमें यह कहा गया था कि भाई साहब हम किसी भी नीति निर्देशक तत्व को आधार बनाकर कानून बनाए और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे जब भी वो सारे कानून प्रभावी, और तुम न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं करोगे। न्यायपालिका ने कहा कि भाई साहब न्यायिक पुनरावलोकन तो हमारा अधिकार है, हमारे बंटवारे भी, यही तो हमारे बंटवाया है व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका के में, और तुम इसी को छीन रहे हो। तो 368(4) और 368(5) को खारिज। तो क्या चीज़ खारिज हो गई कि न्यायिक पुनरावलोकन हमारा विशेष अधिकार है न्यायपालिका का। ठीक है, और ये संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा भी है। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को आधार बनाकर बनाए और मूल अधिकारों को काटे जब भी प्रभावी रहेंगे, ये बात भी खारिज। लेकिन इस मिनर्वा मिल्स वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों पूरक हैं और दोनों में संतुलन और सामंजस्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अतः भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो कि दोनों के बीच में कोई विरोध ना हो। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने निर्णय दिया मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। मतलब कोई सा एक दूसरे से बड़ा नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दोनों का ही होना जरूरी है। भाई अब तक क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक को बड़ा बता रहा था और एक को बड़ा बता रहा था। अब यहाँ बात आ गई है बराबरी पे। और मिनर्वा मिल्स वाद में 42वें संशोधन के द्वारा बनाए गए 368(4) और 5 को क्या कर दिया, खारिज। लेकिन इसी मिनर्वा मिल्स वाद में जो 25वां संशोधन था ना संसद का, जिसमें यह था कि भाई 39B और 39C ये दोनों मूल अधिकारों पर प्रभावी रहेंगे, और इसको स्वीकार कर लिया था केशवानंद भारतीवाद में। तो केशवानंद भारतीवाद के निर्णय को यहाँ पे भी बचाए रखा कि भाई 39B और 39C मूल अधिकारों पर वरीयता धारण करेंगे, इसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अन्य मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर टकराहट होती है तो फिर अन्य मूल अधिकार प्रभावी माने जाएंगे। और यही वर्तमान स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि 39B और 39C के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर बने हुए कानून अगर मूल अधिकारों से टकराते हैं तब तो वो कानून प्रभावी होंगे। मतलब 39B और C के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी।
लेकिन अन्य मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, अन्य नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अगर टकराहट होती है तो फिर कौन सा प्रभावी? फिर मूल अधिकार प्रभावी। केवल कौन से नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर प्रभावी? 39B और 39C के। समझ गए? इस प्रकार लगभग 29-30 साल से मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व के बीच का चला आ रहा है विवाद मिनर्वा मिल्स वाद के द्वारा समाप्त होता है, जो कि संसद और न्यायपालिका के बीच का विवाद भी बन चुका था। तो इस वाद के द्वारा मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व या न्यायपालिका बनाम संसद के बीच का विवाद क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है भाई, जो भी चीज़ मैंने समझाई, जितने भी कंटेंट या फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे, अगर आप उनको इसी सीक्वेंस से समझ के पढ़ जाते हैं तो IAS की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट का PCS, लेक्चरर, TGT, PGT, रीट, सेकंड ग्रेड या कोई भी एग्जाम, अगर वो थोड़ा सा ठीक स्टैंडर्ड पे आता है तो डेफिनेटली एग्जामिनर यहाँ से सवाल टच करता है। अगर आप IAS मेंस देते हैं, किसी स्टेट का PCS का मेंस देते हैं, RS वगैरह मेंस देते हैं, तो इसमें मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व के बीच की बहस, जो कि संसद बनाम न्यायपालिका की बहस भी बन चुकी थी, इस पे बड़ा सवाल सेट होता है। 200 शब्द पे, या IAS पुराने टाइम पे जब आता था तो 600 शब्द पे, आजकल 250 शब्द पे चल रहा है। तो इतना लिखना है मात्र आपको, कोई ज़्यादा लिखना है क्यों भाई? बहुत नॉर्मल टॉपिक है ये, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो वीडियो है इसको आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभाव में एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है, टीचर को बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार ढंग सा पढ़ा दो और कोई विद्यार्थी आया सर ये चीज़ समझाना, ले भाई समझ, ठीक है। चलिए अब कल मैं इसको नोट्स के रूप में आपको बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन लिखा दूंगा।